आज हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा है, उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचों को काफी हद तक एकात्मक में बदल दिया जाता है। तो इन प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ए ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3 और डी ऑप्शन 2 और 3। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2 और 3, इसके जो हैं वो सही है। क्योंकि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता। यह संशोधन पहले की स्थिति जब प्रधानमंत्री अकेले राष्ट्रपति को सलाह देता था और राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देता था, इस लाइन को बदलता है। इसीलिए पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा, आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। पहले यह अवधि जो है वो 2 महीने की थी। अब 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे 1 महीने की कर दिया गया। और आपातकाल के दौरान भारत का संघीय ढांचा जो है वो काफी हद तक एकात्मक हो जाता है। केंद्र को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वो केंद्र के अधीन हो जाती है। इसलिए इसका तीसरा विकल्प जी सही है। मतलब तीनों कथन जो हैं वो सही है, इसलिए डी ऑप्शन का सही। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति यानी राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है या कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो पीएम गति शक्ति जो है वो एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी की परियोजना को एकीकृत योजना सुनिश्चित करना है। यह रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है और यह योजना नीति आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्यान्वित यानी लागू की जाती है। तो इनका कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 2 और 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 2। पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत योजनाओं में परिवर्तित करना। यह 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है और पीएम गति शक्ति की सीधी निगरानी जो है वो नीति आयोग जो है नहीं करता। यह निगरानी जो है वो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप के द्वारा की जाती है। इसीलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर जो है 1 और 2। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं आयोगों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, नीति आयोग और राजमन्नार समिति की सिफारिश। तो ये आयोग सारे हैं, इनका गठन कब हुआ? तो ऑप्शन जो पुंछी आयोग है इसकी स्थापना जो है वो 2007 में हुई, पुंछी आयोग, और यह न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसने सरकारी आयोग के बाद केंद्र राज्य संबंधों पर एक समीक्षा की। सरकारी आयोग का गठन जो है 1969 में किया गया था और इसका गठन तमिलनाडु सरकार ने किया था ताकि केंद्र और राज्य के समीक्षा की जा सके। फिर नीति आयोग का गठन जो है वो 2015 में किया गया था और इसने योजना आयोग का स्थान लिया। और राजमन्नार जो
सॉरी, राजमन्नार जो है वो 1969 में है। सरकारी आयोग जो है वो 1983 में है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र सरकार ने किया था और राजमन्नार समिति का गठन 1969 में तमिलनाडु सरकार ने किया था। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संदर्भ के सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करें और कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें कि विधायी संबंध कहां से कहां तक है, प्रशासनिक संबंध कहां से कहां तक है, वित्तीय संबंध कहां से कहां तक है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहां से कहां तक। तो इसका सही सुमेलन करना है। तो इसका विधायी जो संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक, वित्तीय जो है 268 से 293 तक है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है अनुच्छेद 323 का में दिएगा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, मतलब सही जो है सुमेलित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे वह भारतीय संवैधानिक कानून में विकसित हुए। मूल संरचना सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और उपचारात्मक सिद्धांत। 2-1-3, 3-3-2-1 और 3-1 या फिर 1-2-3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2-1-3। क्योंकि आच्छादन का सिद्धांत जो है उस संविधान लागू होने के तुरंत बाद आया था। इसका उल्लेख सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने भीकाजी नारायण धाकस बनाम राज्य 1955 में किया था, जिसमें कहा गया था संविधान लागू होने से पहले बने ऐसे कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं वह पूरी तरह से शून्य नहीं होते हैं बल्कि आच्छादित हो जाते हैं और संविधान में आवश्यक संशोधन होने पर पुनः प्रभावी हो सकते हैं। फिर उसके बाद मूल संरचना का सिद्धांत जो 1973 में केशवानंद भारती मामले और केरल राज्य बनाम में आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद जो है वो संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती। फिर इसके बाद उपचारात्मक याचिका आई। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस में विकसित किया। इसके अंतिम निर्णय के बाद भी अगर कोई न्यायिक गलती होती है तो उसके सुधार के लिए उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति। तो इनमें कौन सा कथन सही? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1-2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3। 1 और 3 ऐसा इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनने का अधिकार रखता है और यह अनुच्छेद 132 और 134 के तहत सिविल और आपराधिक और संवैधानिक मामलों में होता है। तो पहला कथन जो है सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, लेकिन वह इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, सलाह केवल परामर्शात्मक होती है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ये पूर्णतया सही है, इसलिए 1 और 3 सही है, मतलब कि ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में बात करनी है कि शक्तियों के उदाहरण कि कार्यकारी शक्ति, राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकाधीन शक्ति। तो इसको सही सुमेलित करना। जब राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो यह कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है और जब राज्य के विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है राज्यपाल तो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है
और जब न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करना में होती है राज्यपाल की, तो उसकी न्यायिक शक्ति के रूप में आती है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयकों को सुरक्षित करना ये विवेकाधीन शक्तियों के रूप में आती है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 मतलब सही सुमेलित दिए। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में एक साधारण विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित विधेयक, विधानसभा में पेश गया विधेयक, राज्यपाल की स्वीकृति और विधान परिषद को प्रेषित। तो इसका सही क्रम क्या होगा? 2 1 4 3, 2 4 1 3, 2 1 3 4 या 1 2 4 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 2 1 4। सबसे पहले विधेयक जो है विधानसभा में पेश हो, पहली सबसे पहले, फिर उसके बाद विधेयक को विधानसभा के द्वारा पारित किया जाएगा, फिर इसके बाद पारित विधेयक को विधान परिषद के लिए भेजा जाएगा और वहां से पारित हो जाएगा तो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही क्रम बनेगा। इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में विचार करें कि राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है और राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो कौन सा कथन सही? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही। ऐसा इसलिए है कि राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा भंग नहीं कर सकता। विधानसभा भंग करने के लिए वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से ही वह विधानसभा को भंग कर सकता है। इसलिए पहला गलत है, बाकी दोनों सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 74 में क्या है, 75 3 में क्या है, 85 में क्या है, 105 में क्या है। तो इसका सही सुमेलन आपको करना है। तो अनुच्छेद 74 में जो है वो दिया गया है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, यानी पहले का चौथा। 75 3 में दिया गया है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 85 में दिया गया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। और 105 में दिए गए हैं संसदीय विशेषाधिकार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मतों का मूल्य किस सूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन 1 भारत की जनसंख्या भाग निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या गुणे 100। भारत की जनसंख्या भाग विधेयकों की कुल संख्या गुणे 100। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य भाग निर्वाचित सांसदों के कुल संख्या, या फिर राज्य की कुल संख्या भाग केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या गुणे 100। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। और यह व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद 55 2 में की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपति प्रावधानों को मिलान करें। राष्ट्रपति का चुनाव किसमें है, महाभियोग प्रक्रिया किसमें है, पदावध किसमें है और चुनाव के लिए योग्यताएं किसमें। तो इसका सुमेलन है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 55 में, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में, पदावध जो है वो अनुच्छेद 56 में और चुनाव के लिए योग्यताएं जो हैं वो 58 में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के बाद मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की विधिक स्थिति को स्पष्ट करता है कि निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं, मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धांतों से श्रेष्ठ और निरपेक्ष हैं, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के साथ टकराते हैं तो उनकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं होती। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन है और एक अभिघट कारण कहा गया है, तो कौन सा कथन सही है? कि टैगा बायोम में शंकुधारी सदाबहार वनों का प्रभुत्व है। टैगा क्षेत्र गर्म सर्दियों और भारी मानसूनी वर्षा होती है, तो कौन सा कथन सही है? कि ए या दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है, ए या दोनों सही है किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। तो सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है किंतु आर गलत है। क्योंकि जीवमंडल एक संकीर्ण सतह के पास स्थित एक परत है जो पृथ्वी जो टैगा बायोम जो है वो इसके बोरियल वन भी कहते हैं, और इनमें स्प्रूस, पाइन, फर, देवदार जैसे शंकुधारी सदाबहार वृक्षों का वर्चस्व होता है। टैगा क्षेत्र में गर्म सर्दियां नहीं होती हैं, वहां सर्दियां बहुत ठंडी और लंबी होती हैं। इसके अलावा टैगा में भारी मानसूनी वर्षा नहीं होती है, इसलिए ये सत्य है किंतु कारण जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवमंडल एक बहुत मोटी परत है जो पूरी पृथ्वी के कोर में फैली हुई है। इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल के बीच की अंतःक्रियाएं शामिल हैं और जीवमंडल में अधिकांश समुद्र तल से 200 से मीटर नीचे और समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर मौजूद है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि जीवमंडल जो है एक संकीर्ण और सतह के पास परत है जो पृथ्वी के कोर तक नहीं फैली होती। यह आमतौर पर समुद्र की गहराई से लेकर वायुमंडल की ऊंचाई तक सीमित होती है जहां जीवन संभव है, इसलिए यह गलत, बाकी दोनों सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। बायोम और उनकी स्थिति, जैसे सवाना, कैक्टस, सेजब्रश, उष्णकटिबंधीय वन, घास का मैदान और रेगिस्तान, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है कि सवाना जो है वो आग प्रतिरोधी झाड़ियां और जेबरा, उष्णकटिबंधीय वन जो है वो चौड़ी पत्ती वाले और सदाबहार क्षेत्र और छत्रजीव होते। घास का मैदान जो है, घास के मैदान जो है वो बाइसन, प्रेरी कुत्ते होते हैं। रेगिस्तान में कैक्टस और सेजब्रश पाए जाते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कथन और विकथन है कि जैव आवर्धन के परिणाम स्वरूप उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता होती है और डीडीटी जैसे विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और इसलिए शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है, ठीक है, और आर गलत। आर गलत इसलिए है कि डीडीटी जैसे रसायन वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में नहीं, इसलिए शरीर की वसा में जमा हो जाते हैं और आसानी से उत्सर्जित नहीं। आज का आखिरी प्रश्न है कि उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल आमतौर पर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में, थार के रेगिस्तान में, शिवालिक पहाड़ियों में या फिर नीलगिरी पहाड़ियों? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल भारत के शिवालिक, खासी, नागा और मणिपुर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषता चीड़ के वृक्ष हैं और कुछ स्थानों पर रोडोडेंड्रॉन भी देखने को मिलते हैं। ये वन अपेक्षाकृत ऊंचाई पर शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।